वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कंटिन्यू रखेंगे। ये चैप्टर हर एतबार से, हर दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य हमारे कोर्स में भी है। इसका प्रकरण जो है 5.2 सब हेडिंग गोपुरम और मंडप, यानी कि विजयनगर की जो मंदिर स्थापत्य कला है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में ये 185 पेज पर मिलेगा आपको। देखो, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में मंदिर आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर के अगर रेफरेंस में इस टाइम तक कई एलिमेंट्स प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थीं भी शामिल हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो मोस्टली केंद्रीय देवालों की मीनारों को बौना प्रतीत करवाते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। संभवतः शासकों की ताकत की याद भी ये दिलाते थे। इनकी ऊंचाई मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो प्रायः मंदिर परिषद में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। तथा चलिए अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं और गहराई से देखते हैं। चलिए, नंबर 1 विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई सदियों से हुआ था, कई सदियों में हुआ है। हालांकि अभिलेखों से हमें मालूम होता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं और 10वीं सदियों में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कई अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। विट्ठल देवी का हजारा मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इसका पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उनको ही, कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह जाते थे। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे। आदर्श में सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने तथा केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न प्रकार से पूजा अर्चना भी की जाती थी। दूसरा देव स्थल विट्ठल मंदिर भी है। ये भी एक रोचक मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाते थे और विष्णु के एक अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में प्रारंभ करना उन माध्यमों का घोतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के जो रूलर थे उन्होंने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया था। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार की एक अनूठा मंदिर भी था। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिरों के गोपुरम के सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों स्तंभ मंडप में, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया। ठीक वैसा ही इन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरों का निर्माण भी स्थानीय नायकों के द्वारा ही किया गया। अब पॉइंट 6 में आते हैं, पेज नंबर 88 पर महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है।
फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, ये सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों के बाद हमें ट्रेवलर अकाउंट और अभिलेख से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा जाना आवश्यक लगता है। आइए 20वीं सदी में इस स्थान का सर्वेक्षण करते हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। लेटर ऑन 1980 के डिके में या उसके स्टार्ट में विविध प्रकार के अभिलेख प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अभिलेखों की जो हमने गहराई से उनका निरीक्षण किया, तो लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशाल प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखने से या मानचित्र का निर्माण करने मात्र से हमारा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसका पहला चरण ये था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के अक्षर से इंगित किया गया था। इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम के अंशों के छोटे स्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया, उनका प्रलेखन भी किया गया और बाजारों आदि में अवशेषों को पुनः स्थापित भी किया गया। उनका सब बस अब यही कुछ बचा है। जॉन एम फ्रिंट, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर कई वर्षों तक कार्य किया था, उन्होंने ये लिखा, वो याद रखना है हमें, इम्पॉर्टेंट है। विजयनगर के स्मारकों में हमने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, ब्रिकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, अंदरूनी भाग, मीनारों की एक पूरी सीरीज कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और समृद्धता चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी नाना अब नहीं है और अकेले पत्थर ही संरचनाएं अस्तित्व में। ये स्पंदन से पूर्ण जीवन से कुछ आयामों को प्रतिनिधित्व करने में के भी घोतक हैं। अब इसका नेक्स्ट बिल्कुल अंतिम प्रकरण है, हमारे जो उत्तरों की खोज, आंसर्स की डिस्कवरी, खोज में जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करना है। पॉइंट नंबर 7, देखिए, सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे हमें प्लेस व्यवस्थित करने में जिन्हें हमने प्रयोग किया था। वो हमें ये भी बताते हैं कि किन वस्तुओं, किन तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी शहर को किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण जो आवश्यकताएं और सामरिक जो तैयारियां हैं वो समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से कंपेयर करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या परिचयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे मोस्टली ऐसे चिन्हों से भरपूर होते थे जिन्हें कल्चरल रेफरेंस में परिलक्षित किया गया है। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को अगर समायोजित करें तो हम पाएंगे कि स्थापत्य तथ्यों के परीक्षण में हमें ये नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या थिंकिंग रखते थे, क्या सोचते थे ये लोग, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या वो विचार करते थे, क्या उनकी स्थायी केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी, क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल सकते थे अथवा देखने के लिए रुक सकते थे। ये विचारणीय प्रश्न है और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते हैं। ये भी एक विचारणीय बात है। वो लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते होंगे, इसके लिए उन्हें अपना श्रमदान किया था या नहीं किया था।
अब बिल्कुल लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं। हालांकि क्या निर्माण करना, स्थान, कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना, ये सभी निर्णय रूलर ही लेते थे। इतने विशाल कार्यों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? क्या उन्हें किसी प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से आता था? वे सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते हैं। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा आज का प्रकरण था। हमें लगता है कि विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल देवी का मंदिर, इनकी चर्चा की और हमने उत्तरों की खोज, प्रश्नों की जानकारी में बताया। अब चलिए इस अध्याय के हम काल रेखा टाइमलाइन 1 पे आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस को देखते हैं। तो पहली बात, इसको वीडियो को बार बार प्ले करते रहिए और देखिए इस टाइमलाइन को और नोट करिए इस टाइमलाइन को। अबाउट 1200 to 1300 AD ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना का समय है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ दिल्ली। 1206 ईस्वी पे दिल्ली की गलती पर गुलाम वंश का शासक था। ये पहली टाइमलाइन 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच। इसकी दूसरी टाइमलाइन अबाउट 1300 to 1400 AD। यहाँ पर आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अर्थात 1337 ईस्वी आ जाती है। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी आ जाती है। जौनपुर, कश्मीर और मदुराई में जो सल्तनत थी मुस्लिम, उनकी स्थापना हो जाती है। 2 टाइमलाइन क्लियर हुए। तीसरा टाइमलाइन अबाउट 14 सेंचुरी to 15 सेंचुरी। देखिए सीरियल आ रहा है 12 to 13, 13 to 14 और 14 to 15 AD। इसमें उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना 1435 ईस्वी की घटना है। गुजरात और मालवा के सुल्तानों की स्थापना। अहमदनगर, बीजापुर, बरार सल्तनतों का उदय जो है 1518 में हुआ। अब 15 to 16 AD यहाँ पुर्तगाली भारत में आ जाते हैं, गोवा पर विजय कर लेते हैं। 15 to 10 में बहमनी राज का विनाश भी हो जाता है। यहाँ गोलकुंडा की सल्तनत का उदय हो जाता है 1518 में और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1526 में। तो ये आपको कालखंड 1 मैंने बताया। अब इसी में कालखंड 2 भी है 18 AD, यानी कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। कब की कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की स्थापना? कॉलिन मैकेंजी कौन थे, इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 1856 लॉर्ड डलहौजी का समय है। अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेष जो थे उनके सबसे पहले चित्र तैयार किए थे। 1876 में पुरातन की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों पर KF फिलिप द्वारा प्रलेखन प्रारंभ किया गया था। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल घोषित किया गया था, हेरिटेज 1986। ये 2 टाइमलाइन मैंने आपके सामने डिस्कस की और एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। कालखंड 1 टाइमलाइन 1 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में है। 12 to 13 AD की बात है
एक ये समय है 100 वर्ष का लगभग। इसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1206 ईस्वी में पहला वो मुस्लिम शासक गुलाम वंश का कुतुब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 13 to 14 सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य 1356 में वो 36 में हुई थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी 1347 ईस्वी में यहाँ पर हुई थी। जौनपुर, कश्मीर वगैरह और मदुरई में छोटी छोटी रियासतें बनी थीं। 14 to 15 में क्या हुआ था, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। गुजरात में वावलबा में सल्तनत की स्थापना हुई थी। अहमदनगर, बीजापुर तथा बरार में सल्तनत की स्थापना हुई थी इस दौरान। और लगभग 15 to 16 सेंचुरी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया तो फिर ये विजयनगर और बीजापुर ये तमाम सब रियासतें जो थीं ये ख़त्म हो गई थीं। और आपको 18 में आकर के कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की या कालखंड 2 है, विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं हैं यहाँ। तो ये कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की खोज की गई थी या यात्रा की गई थी। और 1856 में हम्पी के अवशेषों के पहले चित्र प्रस्तुत किसने किए थे, अलेक्जेंडर ग्रेलो ने। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और प्रलेपन तैयार किया गया पूरा स्थल मंदिर की दीवारों का अभिलेख में JF फिलिप द्वारा प्रलेपन तैयार किया गया था। और जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था 1902 में। और 1986 ईस्वी में जो हम्पी विजयनगर की जो मतलब वो साम्राज्य की राजधानी थी और इसका विजयनगर का नाम एक हम्पी भी है। और नगदलपुरम की स्थापना उसने अपनी माता के कृष्णदेवराय ने की थी, वो भी याद रखना। और ये आज जो है हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। इस अध्याय के संभवतः नोट्स हम आज आपको भेज देंगे। और हमारा विजयनगर साम्राज्य आज समाप्त हुआ। अब हम किसी दूसरी हिस्ट्री की बुक को हटाएंगे। अब इस बुक को यहीं छोड़ेंगे कुछ दिनों के लिए। अब हम पहली या तीसरी बुक को उठाएंगे। और मैं समझता हूँ पहली बुक को उठाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि सेकंड बुक में हमने बहुत बता दिया। पहली बुक में एक ही लेसन हुआ है, कुछ डिलीट भी हो चुके हैं अध्याय, तो उन पर नज़र रखते हुए हम अगले प्रकरण में आपको बुक नंबर 1 से पर चर्चा करेंगे हिस्ट्री में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।